Assalamu alaikum to everyone. I hope you all are fine. Inshallah today we will discuss Article 1 and Article 2 of कानून शहादत. जैसा कि हमने कल कानून शहादत के इंट्रोडक्शन के हवाले से, इसके बैकग्राउंड और इसके ओवरव्यू के हवाले से हमने डिस्कस किया था। हमने ये डिस्कस किया था कानून शहादत एनेक्टमेंट कब हुआ था और किस प्रेसिडेंट की टेन्योर में इसे एनेक्टमेंट किया गया था और इसको इन्फोर्स कब किया गया था। कानून शहादत कि कानून शहादत नाफिज होने से पहले कौन सा एक्ट नाफिज था, यानी कि इंडियन एविडेंट एक्ट 1872 और इंडियन एविडेंट एक्ट और कानून शहादत में क्या मेन डिफरेंसेस थे और इसका ऑब्जेक्ट क्या था, इसका प्रेम्बल क्या था कानून शहादत का और इसके प्रेम्बल में इसके मकासद क्या थे, इसके प्रिंसिपल्स क्या थे। हमने वो कुछ पढ़ लिया था, वो सब कुछ हमने पढ़ लिया था। और उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के किस आर्टिकल के तहत ये जो कानून शहादत जो है एनेक्टमेंट किया गया था और इस आर्डर को पास किया गया था। आज हम पढ़ लेंगे आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 2 कानून शहादत। आर्टिकल 1 में इसकी टाइटल के हवाले से बताया गया है और इसकी एक्सटेंट के हवाले से बताया गया है और इसकी कमिटमेंट्स के बारे में बताया गया है। टाइटल में हम ये पढ़ेंगे कानून शहादत आर्टिकल 1984 को ये क्या नाम दिया गया आफ्टर रिप्लेसमेंट विद एविडेंस एक्ट 1872। 1872 के एविडेंस एक्ट को जब रिप्लेस किया कानून शहादत आर्डर जब नाफिज अमल हुआ, तो फिर इसका जो टाइटल जो दे दिया गया वो दिस आर्डर में भी कॉल्ड दी कानूनी शहादत आर्डर 1984 इसका नाम दिया गया। उसके बाद जो है इसकी एक्सटेंड है, इसकी एप्लीकेबिलिटी है, इसका जुरिस्डिक्शन है, यानी कि ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई है, इसका जुरिस्डिक्शन कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में इसको अप्लाई किया जा सकता है। हम ये आर्टिकल 1 क्लास 2 में हम ये पढ़ लेंगे। आर्टिकल 1 के 3 क्लासेस हैं। पहले क्लास में इसका जो है टाइटल के हवाले से है, दूसरा जो है इसका एक्सीडेंट के हवाले से है, यानी कि कहाँ कहाँ पे अप्लाई होगा। ये पूरे होल पाकिस्तान में ये अप्लाई होगा। उसके बाद जो है ये ऑल कोर्ट्स में ये अप्लाई होगा, कज़ाई जुडिशल प्रोसीडिंग्स में ये अप्लाई होगा। अप्लाइज टू ऑल जुडिशल प्रोसीडिंग और बिफोर एनी कोर्ट, a court martial tribunal or any other authority, judicial or quasi-judicial power except arbitrator and family courts. Dear students, ये जो है पूरे जो जुडिशल प्रोसीडिंग्स होते हैं उसमें ये अप्लाई होगा और जो भी कोर्ट होगा, सिविल कोर्ट्स, सेशन कोर्ट्स, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, इन सब के सामने ये कानून शहादत अप्लाई होगा। इसके अलावा जो है ये कोर्ट मार्शल में भी ये अप्लाई होगा। बट इस कोर्ट मार्शल क्या होता है और मार्शल कोर्ट क्या होता है, ये दो अलग अलग टर्म है। कोर्ट मार्शल वो होता है जो जिस तरह के ये आर्मी जो इदारे होते हैं, जो आर्म फोर्सेस होते हैं, उनके जो डेली रूटीन जो वर्क्स होते हैं, उनके जो रूटीन के जो प्रोसीडिंग्स होते हैं। लेट्स सपोज किसी सोल्जर के कोई केस होती है, इनका डिपार्टमेंटल कोई केस होता है, उसको सॉल्व करने के लिए जो केसेस फाइल किया जाता है वो कोर्ट मार्शल कहा जाता है। और मार्शल एक कोड होता है, मार्शल कोड उसे कहते हैं। ये एक स्पेसिफिक हालात में इसको क्रिएट किया जाता है जब पूरे मुल्क में एनार्की क्रिएट हो, पूरे मुल्क में ह्यू एंड क्राई हो, अनस्टेबिलिटी हो, आइदर वो पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी हो, आइदर वो कोई अदर जो मजहबी जो फसादात होते हैं। जब इस तरह की ह्यू एंड क्राई हो, इस तरह की एनार्की मुल्क में क्रिएट हो, तो उस वक्त इस स्पेशल एक्ट के तहत इस कोर्ट को फंक्शनल किया जाता है, जिसको कहते हैं मार्शल कोर्ट कहा जाता है। उस वक्त ये मार्शल कोर्ट के तहत जो अदर जो सिटीजन्स होते हैं, जो सिविलियंस होते हैं, उनका भी ट्रायल वहाँ पे किया जाता है। ये हो गया कोर्ट मार्शल। ट्रिब्यूनल क्या होता है? ट्रिब्यूनल, लेट्स सपोज वी टेक एग्जांपल ऑफ सर्विस ट्रिब्यूनल एक सर्विस ट्रिब्यूनल भी एक ट्रिब्यूनल है जिसमें जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके ग्रीवेंसेस वहाँ पे सुना जाता है। वो अपने ग्रीवेंसेस लेके वहाँ पे चले जा सकते हैं। उनका कोई प्रमोशन का मसला हो, उनकी कोई सीनियरिटी का मसला हो, उनके अदर जो मसले मसाइल होते हैं जो टर्म्स एंड कंडीशंस के बेस पे हो, वो वहाँ सर्विस ट्रिब्यूनल से रिव्यू कर सकते हैं। और सर्विस ट्रिब्यूनल में भी ये कानून शहादत लागू होगा। उसके बाद अदर अथॉरिटी, जुडिशल और कज़ाई जुडिशल प्रोसीडिंग्स। देखें, दूसरी जो अथॉरिटी है, इनके अलावा जो दूसरी जो अथॉरिटी होती है जिनको स्पेशल पावर्स ग्रांट किए जाते हैं और जो
क़ज़ाए जुडिशल में भी ये अप्लाई होता है। अदर अथॉरिटी को जिसको क़ज़ाए जुडिशली या जुडिशली जो पावर्स कन्फर किया जाता है वहाँ भी ये अप्लाई होता है। जुडिशल तो समझ आ गया, लेकिन क़ज़ाए जुडिशल वो होता है लाइक अ कोर्ट, वी कैन से दैट ट्रिब्यूनल इज़ अ क़ज़ाए जुडिशल। ये एक प्रॉपरली एक कोर्ट नहीं होता, लेकिन कोर्ट जैसा ही होता है जिसको कोर्ट्स के पावर्स कन्फर करते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट। अब इस आर्टिकल 1 के क्लास 2 का जो है एक एक्सेप्शन क्या है, ये कहाँ कहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगा, ये दो जगहों में अप्लाई नहीं होगा। एक तो एक्सप्रेसली यहाँ पे लिखा गया है जो आर्बिट्रेटर होता है, जो आर्बिट्रेशन होता है वहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगा। देखें ये जो टर्म जो आर्बिट्रेटर है, ये एडीआर का जो सब्जेक्ट है ये यहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है। एडीआर कहते हैं कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये हमारा एक सब्जेक्ट भी था एलएलएम सेमेस्टर 3 में, हमने इसे ऑप्ट किया था, उसमें ये यूज़ होता है आर्बिट्रेटर। और एडीआर कहते हैं कि इस तरह का एक सब्जेक्ट होता है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि ऐसे केसेस होते हैं जो कोर्ट के आउट ऑफ द कोर्ट इश्यूज़ को रिजॉल्व करते हैं। यानी कि आर्बिट्रेटर में ये यूज़ नहीं होता है, इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं। उसके बाद जो है फैमिली कोर्ट में इसकी ऑप्शंस हैं। फैमिली कोर्ट में चाहे तो ये यूज़ कर सकता है, चाहे तो नहीं कर सकता है। इट्स अप टू द फैमिली कोर्ट, फैमिली जज एंड इट्स हिज ऑन डिस्क्रिशन, ये इसकी अपनी डिस्क्रिशन होती है। उसके बाद जो है आर्टिकल 2 में हम डिस्कस कर लेंगे इंटरप्रिटेशन क्लास है। इंटरप्रिटेशन क्लास में जैसे कि आप समझते हैं कि इंटरप्रिटेशन नाम से ही पता चलता है कि तशरीह करना, उसका खुलासा बयान करना, तशरीह करना। इंटरप्रिटेशन में अक्सर जो है इंटरप्रिटेशन क्लास में डेफिनेशंस ही होती हैं, इनके जो टर्म्स होते हैं, छोटे छोटे जो टर्म्स होते हैं जो हमने आगे जाके पढ़ना होता है, बहुत ही अहमियत के हामिल होते हैं। और इंटरप्रिटेशन क्लास कि आर्टिकल इंटरप्रिटेशन आर्टिकल 2 इंटरप्रिटेशन class 1 in this order unless there is any repugnant in this subject or context। देखिए इसका मतलब ये है ना, जब तक इस आर्डर में ये जो आर्डर है किसी दूसरे सब्जेक्ट या कंटेक्स्ट के साथ रिपग्नेंट ना करता हो, उसके साथ कोई कंट्रडिक्शन ना करता हो, उस वक्त तक ये जो वर्ड्स हैं, ये जो अल्फाज हैं, इसके मीनिंग ही होंगे अनलेस अनटिल ये अदर सब्जेक्ट के साथ, अदर कंटेक्स्ट के साथ ये कोई कंट्रडिक्शन ना करता हो, कोई इसके साथ कोई क्लैश क्रिएट ना हो। सबसे पहले इसमें लफ्ज़ है कोर्ट का क्या मतलब है? लफ्ज़ कोर्ट का क्या मतलब है? कोर्ट तो नाम से ही पता चलता है, जहाँ पे फैसले होते हैं, जहाँ पे सज़ा की बात होती है, आप बेहतर समझते होंगे। Judges and magistrates and all persons legally tries to take evidence except arbitrator। इधर भी जो है आर्बिट्रेटर को खाली का इसको साइड कर दिया गया है। कोर्ट से मुराद जजेस, मजिस्ट्रेट्स और वो तमाम लोग जिसको कानून ने एतराज़ किया हो कि वो एविडेंस ले सकते हों, वो कोर्ट के डिफिनीशन में आते हैं, कोर्ट के ज़िम्मे में आते हैं। अब जजेस और मजिस्ट्रेट्स क्या होते हैं? जजेस और मजिस्ट्रेट्स ये देखें तो तकरीबन ये सेम ही होते हैं। बाज़ों का जो जजेस होते हैं, जो सिविल जज फर्स्ट क्लास होता है, सिविल जज फर्स्ट क्लास कम जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी उसको पावर्स देते हैं। हमारे यहाँ तो अक्सर ये होता है कि सिविल जज फर्स्ट क्लास कम जुडिशियल मजिस्ट्रेट की भी पावर्स दिए जाते हैं। यानी कि जो इसको अगर हम अदर सेंस में अगर हम वो करें तो एक दूसरा सेंस में ये है कि जज जो है वो जो सिविल जज होता है ये अक्सर सिविल मैटर्स को डील करता है, जो मजिस्ट्रेट्स होते हैं ये क्रिमिनल केसेस को डील करते हैं। यहाँ तक आप समझ लें, इट्स इनफ टू अंडरस्टैंड बिटवीन जज एंड मजिस्ट्रेट्स। उसके बाद जो है ऑल पर्सन का लफ्ज़ यूज़ किया। ऑल पर्सन से मुराद वो है तमाम वो लोग जिनको एविडेंस लेने के इख्तियार दिया गया हो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने या किसी कानून ने, उसको कहते हैं कोर्ट। और अब ये कोर्ट के ज़िम्मे में आर्बिट्रेटर नहीं आता है। आर्बिट्रेटर इज़ नॉट इंक्लूड इन द एम्बिट ऑफ कोर्ट। आर्बिट्रेटर जैसा कि हमने डिस्कस किया था, आर्बिट्रेटर उसमें भी नहीं आता है क़ज़ाए जुडिशल पावर एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर। जैसे कि हमने पढ़ा था कि आर्बिट्रेटर जो है कानून शहादत को अप्लाई नहीं कर सकता है। सेम इसी तरह जो है कोर्ट की डिफिनीशन में भी आर्बिट्रेटर नहीं आता है।
अच्छा, यहाँ पे एक साइटेशन है, ये साइटेशन जो है 1982 CLC 318 इस साइटेशन के तहत जो रेंट कंट्रोलर जो अफसर होता है, he is considered as a judge because according to this citations the court confer the power to take evidence टू रेंट कंट्रोलर, यानी कि रेंट कंट्रोलर को एविडेंस लेने की पावर्स कन्फर की गई है। इसीलिए इस साइटेशन के तहत जो रेंट कंट्रोलर होता है वो भी जज के एम्बिट में आता है, जज की डिफिनेशन में आता है। उसके बाद हम समझते हैं आर्टिकल 2 के क्लॉज बी में डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या होता है? देखें, डॉक्यूमेंट नाम से तो पता चलता है और नाम से बहुत ही ईजी लगता है ना, ये डॉक्यूमेंट क्या होता है। देखिए, एक जनरल सेंस में हम डॉक्यूमेंट जो है ना, हम इस पेपर को, ये जो पेज है हम इसको डॉक्यूमेंट कहते हैं, या हम इस बुक में जो कुछ लिखा हुआ है हम इसको डॉक्यूमेंट कहते हैं, या किसी फाइल को कहते हैं। या अगर आप समझें कोई ज़मीन की जो फाइल हो या फिर आपकी पर्सनल जो फाइल हो, जहाँ तक हम एक लेमैन की जो अप्रोच होती है वो यही होता है। बीइंग अ लॉ स्टूडेंट हमें ये समझने की ज़रूरत है कि डॉक्यूमेंट्स उस चीज़ को कहते हैं, हर वो चीज़ जिसके ऊपर कोई निशान हो, कोई मार्क किया गया हो, जिसके ऊपर लिखा गया हो, उसको डॉक्यूमेंट कहते हैं। डॉक्यूमेंट से अगर हम सिंपली कहें तो डॉक्यूमेंट देखें, ये एक सब्सटेंस है। सब्सटेंस, ये जो डस्टर है ना, सब्सटेंस है। इसके ऊपर मैं कोई चीज़ लिखता हूँ, कोई मैं निशान करता हूँ, कोई मार्क करता हूँ, कोई मैं ऐसी चीज़ यहाँ के ऊपर इसके ऊपर मैं लिखता हूँ जो कोर्ट के सामने पेश किया जाए, कल को किसी केस में मैं इसको पेश कर सकूँगा और उस केस को ये डिफेंड कर सके, तो फिर उसको हम एज अ एविडेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं और इसको हम डॉक्यूमेंट कहेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर लिखा जाए। देखिए, अगर ये बोर्ड के ऊपर हमने जो लिखा हुआ है ये डॉक्यूमेंट है, इसको हम एविडेंस के तौर पे हम पेश कर सकते हैं, इसको डॉक्यूमेंट कंसिडर करेंगे। Documents are properly included all material substances on which the thoughts of men are represented by means of letter, figures और marks। देखें, इसको मैंने जो बेयर एक्ट की जो रीडिंग है, जो बेयर एक्ट के जो अल्फाज हैं, उससे हट के मैंने आसान करके थोड़ा सा आसान अल्फाज में मैंने लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंट्स जो है प्रॉपरली, इसमें मटेरियल जो सब्सटेंसेस होते हैं, जिस पे जो मटेरियल सब्सटेंस में जो हम अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को हम लिख सकेंगे, हम अपने थॉट्स को हम वहाँ पे एक्सप्रेस कर सकेंगे थ्रू राइटिंग, थ्रू मार्क्स, उसको सिंपली डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल में अगर आप देखें तो जो प्रिंटेड फॉर्म में होता है उसको डॉक्यूमेंट कहते हैं। फोटोग्राफी का डॉक्यूमेंट्स कह सकते हैं। लिथोग्राफ कहते हैं पत्थर के जरिए से छापना। वेन एवर आप जब कभी हाइकिंग के लिए आप पहाड़ों पे चले जाते हैं, तो फिर आप देखते हैं वहाँ पे पत्थर वगैरह होते हैं, उस पत्थर पे आप कोई मार्क करते हैं, कोई निशान लगाते हैं, तो ये आपके लिए एक एविडेंस भी बन गया और आपके लिए एक डॉक्यूमेंट भी बन गया। इट इज़ यू मे कंसिडर इट एज डॉक्यूमेंट। देखिए, ये एविडेंस कैसे बन गया। लेट्स सपोज जिस दिन आप हाइकिंग पे चले गए थे और आपने किसी पत्थर पे जाके आपने कोई निशान आपने वहाँ पे बनाया, कोई चीज़ आपने वहाँ पे लिखी। बाद में ये होता है कि आपके ऊपर कोई एलिगेशन होती है, कोई क्रिमिनल मैटर का, कोई क्राइम का आपके ऊपर एलिगेशन होता है। फिर आप तो उस दिन हाइकिंग पे चले गए थे और उसी दिन आपने वहाँ पे पत्थर पे लिखा था, आपने यही लिखा था कि आज की इस तारीख में मैं यहाँ पे हाइकिंग के लिए आया हूँ, और आपने तारीख भी वहाँ पे लिखा हुआ था। तो फिर आप प्ली ऑफ अली भाई का आप प्ली लेते हैं, ठीक है, प्ली ऑफ अली भाई का आप प्ली लेते हैं, तो वो जो है आपके लिए एक एविडेंस के तौर पे आप उसे यूज़ कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद जो है इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट और स्टोन इज अ डॉक्यूमेंट एंड मैप इज आल्सो कंसिडर्ड एज मैप। देखिए, आप किसी मेटल प्लेट के ऊपर लिखते हैं, किसी पत्थर के ऊपर कोई चीज़ आप लिखते हैं, तो इट आल्सो कंसिडर्ड एज डॉक्यूमेंट। एविडेंस, देखिए एविडेंस भी जो है ये हमारा सब्जेक्ट का नाम ही एविडेंस है। नाम से ही पता चलता है कि शहादत देना, गवाही देना, ठीक है। एविडेंस, अब हम इसको अगर लीगली फॉर्म में हम समझेंगे तो किसी फैक्ट इन इशू को, किसी फैक्ट को
प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए जो स्टेटमेंट पेश किया जाता है कोर्ट के सामने, उसको एविडेंस कहा जाता है। लेकिन फिर से मैं कहता हूँ, किसी फैक्ट इन इशू को कोर्ट के सामने प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए जो स्टेटमेंट पेश किया जाता है, जो स्टेटमेंट दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको एविडेंस कहा जाता है। एविडेंस दो तरह के होते हैं। पहला जो होता है वो ऑरल एविडेंस, दूसरा होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। All statements which are presented by witnesses before court। देखिए, वो तमाम स्टेटमेंट्स जो एक विटनेस कोर्ट के सामने देता है, उसको एविडेंस कहते हैं। और ये दो तरह के होते हैं, एक ओरल एविडेंस, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस ये हो गया, देखिए लेट्स सपोज एक बंदे को कत्ल करते हुए आपने देख लिया, ठीक है, आपने देखा, आप हो गए आप उसके गवाह बन गए। आप कोर्ट में जाके एक गवाही देते हैं, ठीक है, आप कहते हैं कि उस बंदे को कत्ल करते वक्त मैं अपने छत से देख रहा था, उस बंदे को कत्ल करते वक्त मैं उधर से ही गुजर रहा था, आपने देख लिया और आपने कोर्ट में जाके ये स्टेटमेंट दे दिया। ये ओरल एविडेंस हो गया, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का हम एक नाकिस एग्जाम्पल्स हम समझते हैं, एक आसान एग्जाम्पल्स हम इसे समझते हैं। देखिए, अगर दो कपल्स के बीच में अलहदगी होती है, डाइवोर्स होता है, ठीक है, डाइवोर्स होता है, उस वक्त लड़की जो है वो, अगर लड़की जो है वो अपने जहेज क्लेम करती है या वो तमाम गिफ्ट्स वगैरह वो क्लेम करती है जो वो अपने साथ लेके आई थी, ठीक है। अब वो लड़का तो कहता है कि डाइवोर्स देने के बाद कहता है आपने तो कोई चीज़ नहीं लाया था, ठीक, ये तमाम चीज़ें जो आप घर में लेके आई हैं ये तो मेरा है। उस वक्त उसके पास उनके पास जो रसीद वगैरह जो पड़ी हुई हैं, जो उसने परचेस करते वक्त उसको दिया गया था और उसने वो संभाल के रखा था। जब वो कोर्ट के सामने पेश करती है कि देखें जज साहब, ये जो चीज़ें जो हैं ये मेरी हैं और इसकी रसीदें ये हैं, ये जो रसीदें हैं, ये जो कंसर्न जो मार्ट से है, उस मार्ट से मैंने लिया है। ये हो गया डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। आई थिंक इट्स इनफ टू अंडरस्टैंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है। ये जैसे कि हमने डिस्कस किया, वी टेंड टू प्रूव और डिसप्रूव एनी मैटर ऑफ फैक्ट्स द ट्रूथ व्हिच इज सबमिटेड टू जुडिशियल इंस्टिगेशन। यानी कि जुडिशियल इंस्टिगेशन के लिए किसी ऐसा स्टेटमेंट दिया जाता है जो फैक्ट को प्रूव या डिसप्रूव करता है, ठीक है। उसके बाद जो है फैक्ट्स, देखिए ये फैक्ट्स जो है लफ्ज़ बहुत छोटा है और समझने में भी और सुनने में भी, देखने में भी बहुत आसान लगता है। जितना ये आसान लगता है इतना ही ये कानून शहादत में बहुत ज़रूरी भी है। और ये फैक्ट इन इशू, रिलेवेंट फैक्ट, ये हम आगे जाके पढ़ना है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए फैक्ट्स क्या है, फैक्ट भी एविडेंस के जो हमने एग्जाम्पल दिए इससे थोड़ा सा और रिलेट ही करता है। फैक्ट्स, आप कोई बंदा जो है किसी को कत्ल करने के लिए चला जाता है, ठीक है, तो वो कोई छुरी लेके चला जाता है, आप वो छुरी देख लेते हैं, ये एक फैक्ट हो गया, ठीक है। दूसरी मिसाल, कोई बंदा जो है एक बंदे को पत्थर से उसके सर पे मारता है, मारते वक्त आप देख लेते हैं, ये एक फैक्ट हो गया, ठीक है। एनीथिंग स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशंस ऑफ थिंग्स capable of being perceived by the sense, any mental conditions of which any person is conscious। देखें ये फैक्ट जो है, फर्दर अगर हम इसे एलिबोरेट करें, फर्दर अगर हम इसे डिस्कस करें, फिर फैक्ट जो है दो किस्म के होते हैं, एक फिजिकली होता है, एक साइकोलॉजिकली होता है। फैक्ट्स हम फर्दर अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये है कि जो किसी हालात को, किसी वाक़यात को, किसी मैटर को बंदा जो समझता है, जो समझने की उसकी जो हालत होती है, जो परसीव करता है, उसको फैक्ट कहते हैं। ये हमने पढ़ लिया आज आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 2। आर्टिकल 1 में इनके 3 क्लासेस हैं, आर्टिकल 2 में इंटरप्रिटेशन क्लास है। इंटरप्रिटेशन क्लास में हमने 4 डिफिनीशंस पढ़ लिए। सबसे पहले हमने कोर्ट का डिफिनीशन पढ़ लिया, फिर डॉक्यूमेंट्स के हमने डिफिनीशन पढ़ लिया, फिर एविडेंस के हवाले से हमने पढ़ लिया, फिर हमने फैक्ट्स के हवाले से पढ़ लिया। तो आई होप आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट वीडियो हम फर्दर जो सेक्शंस हैं,
फर्दर जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 3 एंड ऑनवर्ड्स, उस पर हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। और ये जो लेक्चर है ये लॉ गेट के लिए भी है और जो LLB 5 ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है। थैंक यू वेरी